हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हाजिर, आपके मनपसंदीदा चैनल और आपका मनपसंदीदा सब्जेक्ट लेकर के हाजिर। फिर से आप तैयार हो जाओ, बिना देर किए पॉइंट पर चलते हैं। और आपको पता होगा कि आपका 10th क्लास का जो है अपवर्तन का सीरीज चल रहा है। तो अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, स्नेल के नियम और सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, बेटा इतना हो चुका है। अब हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र जो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, उन्हीं की चर्चा होगी। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन से संबंधित, से संबंधित संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। बेटा अब क्या है कि अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको लगाने होंगे और एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं आपको याद होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको याद होना चाहिए। अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम मालूम रहेंगे तो आपको स्नेल का नियम भी मालूम रहेगा, याद रहेगा। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, आप बातों बातों में समझ चुके हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख फार्मूला है, पहला फार्मूला बेटा वो स्नेल का ही फार्मूला है। इसका फार्मूला बेटा स्नेल का ही फार्मूला है। जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है बेटा वो आपका स्नेल का फार्मूला है, याद है ना। स्नेल का फार्मूला आपको याद है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, जिसका जबरदस्त रोल है बेटा। सारे फार्मूला का आधार वही है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने फार्मूले बनेंगे वो सब कहीं ना कहीं स्नेल के फार्मूले से ही बने हैं। तो अगर आप 10th में पढ़ते हो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हो, तो स्नेल का सूत्र याद रहना चाहिए। स्नेल का सूत्र क्या है बच्चा, मेरे साथ बोलो। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, और एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक का बेटा कोई मात्रक उत्रक नहीं होता। ठीक है, यन क्या है बच्चा, यन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है, और किसी एक ही पदार्थिक माध्यम के लिए अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक यानी यन का मान अलग अलग होता है। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक, बैगनी रंग के लिए जो प्रकाश, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो भैया स्नेल का फार्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूले के कड़ी में बेटा हम आपको बताने चल रहे हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पहला पॉइंट है बेटा, किन्हीं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, के लिए, के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, दो माध्यम का मतलब जैसे प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, या प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, या प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, या कांच से जल में जा रही है, दो माध्यम का जब जिक्र हो तो इसको बेटा ट्रिक से बता दें कि पूरा फुल डिटेल में बता दें। फार्मूला याद होना चाहिए हमको, तो यही लग रहा है कि शॉर्टकट में बता दें ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो शॉर्टकट में ही बता देते हैं। जरा देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि तुम्हारा पहला माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम बेटा 2 है। ये दो माध्यम है, तुम्हारे पास दो माध्यम है। एक माध्यम का नाम पहला है, दूसरे माध्यम का नाम दूसरा है, यानी पहला दूसरा, दो माध्यम है। और चूंकि देखो बेटा जब अपवर्तन होता है इसका मतलब दोनों माध्यम पारदर्शी है। दोनों माध्यम क्या है, पारदर्शी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, अपवर्तन तो होगा ही, अपवर्तन तो होगा ही। और अपवर्तन की क्रिया में हमने आपको बताया था कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये तो आपको पता है। और यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में आगे निकल जाती है, इतना तो पता है। तो यानी ये दो माध्यम है बेटा, पहला यानी यदि प्रकाश, देखो भाई दो यहाँ दो शर्त हो सकता है कि प्रकाश किरण बेटा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में भी जा सकती है और दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा सकती है। तो फार्मूला बनाने का हम आपको ट्रिक दे रहे हैं कि पहला दूसरा दूसरा पहला, पहला दूसरा दूसरा पहला बराबर 1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक बराबर 1। ऐसे आपको लिख करके समझना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1n2 पहला दूसरा और गुणे दूसरा पहला अब बराबर 1। ये बन गया फार्मूला आपका। ध्यान से सुनो, यानी आपके पास दो माध्यम, एक माध्यम का नाम है 1, दूसरे माध्यम का नाम है 2, दोनों माध्यम और दोनों पारदर्शी हैं। प्रकाश अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम से अपवर्तन हो रहा है, और अगर प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जा रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में अपवर्तन हो रहा है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1, बराबर 1। अब मान लो कि तुमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, या करके आप लिख सकते हैं बेटा, या 1n2 बराबर 1/2n1, ये फार्मूला बन गया। या आपको ऐसे निकालना है 2n1 का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे 2n1 बराबर 1/1n2। ठीक है, बन गया फार्मूला। ये दो माध्यम के लिए फार्मूला है बेटा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम से पहले, देखो भाई 1n2 का क्या मतलब है, समझते चलो। 1n2 का क्या मतलब है, यानी बेटा प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। फार्मूला क्या बन गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। या आपको सवाल में पूछ रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सिंबल में है। अब जैसे मान लो ऐसा है, जैसे मान लो पहला माध्यम बेटा तुम्हारा एयर है, एयर एयर मतलब वायु, और दूसरा माध्यम बेटा ग्लास है। ठीक है, अब फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि प्रकाश अगर वायु से कांच में जा रही तो ऐसे लिखेंगे, और कांच से वायु में जा रही तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हमने क्या बताया, पहला दूसरा दूसरा पहला बराबर 1। पहला दूसरा का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब आप लिखेंगे इसको पहला दूसरा का मतलब ANG और गुणे दूसरा पहले का मतलब GNA, साइक्लिक क्रम है बेटा, और बराबर बेटा 1। बन गया फार्मूला। जैसे प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, फिर कांच से वायु में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1, फार्मूला बन गया। अब मान लो सवाल में तुमसे पूछा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे ANG का अगर मान निकालना है तो ANG अपने जगह रहेगा, और GNA बेटा ANG के साथ गुणा में उस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 1/ANG। फार्मूला बन गया बच्चा, फार्मूला बन गया। या मान लो आपको सवाल में GNA का मान निकालना है, GNA का मान निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, GNA बराबर, जब बेटा GNA का मान निकालोगे तो GNA के साथ ANG गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 GNA बराबर 1/ANG। बन गया फार्मूला। यानी ANG का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दोनों ANG लिख दिए हैं क्या, एक मिनट। देखो बेटा, अगर आपको ANG निकालना है तो यहां हो जाएगा, ये GNA गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा मेरा बच्चा, इसको हम लोग लिख देंगे GNA। फार्मूला क्या बन गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जस्ट अपोजिट हो जाता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बन गया फार्मूला। ये दो माध्यमों के लिए फार्मूला है बेटा, साइक्लिक क्रम में रहता है। जैसे दो ही माध्यम है तो पहला दूसरा, फिर दूसरा के बाद पहला, पहला दूसरा दूसरा पहला।
तो पहला दूसरा गुणे दूसरा पहला बराबर 1, ऐसे करके करना है। पहला दूसरा, दूसरा पहला बराबर 1। इसका पहला दूसरा जो हम बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक बराबर 1। अगर 1n2 निकालना है तो आप कहेंगे 1n2 बराबर 1 ये तो 2n1 गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक। मान लो आपको 2n1 निकालना है दूसरे माध्यम से पहले माध्यम का अपूर्णांक, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक बराबर हो जाएगा 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। ये बेटा दो माध्यम के लिए फार्मूला याद रहेगा ना। कैसे फार्मूला बनाएंगे? जैसे मान लो तुमको सवाल में पहला माध्यम वायु बोल रहा है, दूसरा माध्यम कांच बोल रहा है, तो वायु मीन्स एयर, एयर मीन्स ए, कांच मीन्स ग्लास, ग्लास मीन्स जी। तो पहले ए लिख दो, जी लिख दो, पहला दूसरा दूसरा पहला, यानी वायु से कांच, कांच से वायु, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक बराबर 1। अब जो पूछेगा वैसा बता देना, ठीक है। जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया, जैसे मान लो आपको जीएनए का मान दिया है, जीएनए का मान दिया है मान लो 4, और आपसे कहे कि एएनजी बताओ, एएनजी बताओ, तो एएनजी बराबर दो माध्यम का फार्मूला कैसे लिखेंगे? आप लिख देंगे बेटा एएनजी बराबर, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक जो होता है उल्टा होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक जीएनए। अब जीएनए का मान कितना है बेटा? जीएनए का मान 4 है, तो आप लिख देंगे 1/4, 1 में 4 का भाग दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका यूज करेंगे, समझ गए? ठीक है। अब जरा देखो बेटा, अगला फार्मूला देखो, सापेक्ष अपूर्णांक और निरपेक्ष अपूर्णांक में संबंध। दूसरा फार्मूला, सापेक्ष अपूर्णांक, सापेक्ष अपूर्णांक और निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक, अपूर्णांक में संबंध का सूत्र, संबंध का सूत्र, ठीक है बेटा। सापेक्ष अपूर्णांक और निरपेक्ष अपूर्णांक में संबंध का सूत्र, जैसे बेटा मान लो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप इसको लिखेंगे 1n2, 1n2 बराबर, इसको क्या लिखते हैं? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। देख लो, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि देखो जैसे ये तुम्हारा कोई, ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे अपवर्तित हो गई, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपूर्णांक होगा वो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक हो जाएगा। जैसे अब मान लो कि पहला माध्यम तुम्हारा बेटा, पहला माध्यम मान लो तुम्हारा वायु है, पहला माध्यम तुम्हारा वायु है और दूसरा माध्यम बेटा तुम्हारा क्या है? ग्लास है, ठीक है। तो यानी कि प्रकाश की, मान लो ये तुम्हारा एयर है, ये तुम्हारा एयर है और ये तुम्हारा ग्लास है, मतलब ये वायु है और ये बेटा कांच है, ठीक है। ये वायु है और ये कांच है, और प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच के अपूर्णांक को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे मेरा बच्चा ANG, ANG बराबर आप लिखेंगे NG बटे NA, NG बटे NA। इसका मतलब कांच का माने वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर आप लिख देंगे कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे वायु का निरपेक्ष अपूर्णांक। जैसे ऐसे आप समझो इसको, जैसे मान लो बेटा तुम्हारा पहला माध्यम, पहला माध्यम बेटा जल है, जल है, और दूसरा माध्यम बेटा कांच है, ठीक है। तो आप जब वायु के साप मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कहेंगे तो आप लिखेंगे WNG और बराबर NG बटे NW, ठीक है। इसको क्या कहेंगे?
जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे जल का निरपेक्ष अपूर्णांक। तो बेटा जब निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में फार्मूला जब बनाना है आपको, तो बस ये ध्यान देना कि अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। अब जैसे बेटा देखो यहाँ पर पहला माध्यम कुछ नहीं लिखा है और यहाँ भी पहला माध्यम कुछ नहीं लिखा है, तो हमने क्या बताया कि इसका मतलब कि इसका पहला माध्यम या तो निर्वात है या तो वायु है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका पहला माध्यम वायु है या तो निर्वात है। तो इसको कहेंगे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक और इसको कहेंगे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। यही जब सापेक्ष अपूर्णांक था तो क्या लिखे थे, 1n2 बराबर 1/2n1 आया था। और निरपेक्ष अपूर्णांक में क्या कर रहे हो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। ठीक है, जैसे बेटा ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर निरपेक्ष के पदों में लिखना है, निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में लिखना है, तो ध्यान रखना कि 1n2 की जगह क्या लिखेंगे, n2 बटे n1। पहले दूसरा माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक लिखेंगे, फिर बटे में पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पहला माध्यम वायु है दूसरा कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक को अगर निरपेक्ष के पदों में लिखेंगे तो पहले दूसरा लिखेंगे, पहले Ng लिखेंगे बटे Nw लिखेंगे। और सापेक्ष अपूर्णांक में क्या होता था, WNG होता तो क्या लिखते, 1/GNW। सापेक्ष अपूर्णांक होता तो WNG को क्या लिखते, 1/GNW। और निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में क्या लिखना है, तो दूसरे का अपूर्णांक बटे पहले का अपूर्णांक। तो दूसरा है Ng बटे Nw। इसका मतलब Ng लिखा है तो यहाँ पर देखो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, पहला माध्यम का पता नहीं, इसका मतलब पहला माध्यम या तो वायु है या तो निर्वात है। यहाँ पहला माध्यम वायु है या तो निर्वात है। तो ये देखो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक, यानी कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे जल का निरपेक्ष अपूर्णांक। ये फार्मूला बेटा आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करेंगे किन्हीं तीन माध्यमों के लिए। क्या बात करेंगे बेटा, किन्हीं तीन माध्यमों के लिए। किसके लिए बेटा, किन्हीं तीन माध्यमों के लिए बात करेंगे बेटा। किन्हीं तीन माध्यमों के लिए अपूर्णांक का सूत्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं तीन माध्यमों के लिए किन्हीं तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र बहुत यूज होता है बेटा, इसका बहुत तगड़ा यूज होता है। किन्हीं तीन माध्यमों के लिए अपूर्णांक का सूत्र। अब जरा देखो, मान लो बेटा तुम्हारे पास तीन माध्यम है, पहला माध्यम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये तीन माध्यम है, तो संख्या में कितने हैं, 3। आपको इसको दिमाग में कैसे रखना है, साइक्लिक क्रम में, पहला दूसरा। कैसे करेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला। यही ध्यान देना है फार्मूला। जैसे आपने दो माध्यमों के लिए बनाया था, पहला दूसरा दूसरा पहला, यहां भी आपको क्या करना है, साइक्लिक क्रम नहीं तोड़ना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। तो पहला दूसरे का मतलब है कि प्रकाश किरण पहले से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, फिर तीसरे से पहले में गई। इसका मतलब इसको कैसे, पहला दूसरा का मतलब हो गया, आप लिखेंगे 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। ध्यान से देखो मेरा बच्चा, ध्यान से देखो मेरा बच्चा। तीन माध्यमों के लिए अपूर्णांक का फार्मूला कैसे बनाएंगे, पहले तीनों माध्यमों का नाम लिख दो। पहले मैं यहाँ अंक में आपको समझा रहा हूं, अभी आपको सिंबल में भी समझाऊंगा। मान लो पहला माध्यम जो सवाल में जिक्र है वो पहला माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है, तीसरा माध्यम 3 है। तो आप पहले सीरियल से आप लिख दो 1 2 3। अगर पहले पहला 1 दिया है तो 1 लिखना है, दूसरा दिया है तो 2 लिखना है, तीसरा दिया है तो 3 लिखना है। क्रम से ही लिखना है जैसे दिया हो। जैसे मान लो पहला माध्यम सवाल में अगर वायु का है तो ए लिखना है, कांच का है तो जी लिखना है, जल का है तो डब्ल्यू लिखना है। जैसे जैसे कहेगा वैसे ही लिखना है, तभी फार्मूला बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मैंने तीन माध्यम लिख दिया, तो क्या करना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा,
तीसरा पहला बराबर 1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। अब देखो, यदि आपसे मेरा बच्चा, यदि आपसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछे, आपसे कहे कि 1n2 बराबर, तो क्या करेंगे? अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो 1n2 के साथ जो बेटा ये जो 2n3 और गुणे 3n1 है, 1 के पास ले जाओ, उस साइड में करो तो क्या होंगे? भाग हो जाएंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1 बटे क्या बन जाएगा बेटा? आपका फार्मूला बन जाएगा 2n3 और गुणे 3n1, ये आपका फार्मूला बन जाएगा बेटा। लेकिन यहां भी एक कंडीशन कभी कभी लागू हो जाता है। जैसे मान लो बच्चा यहां पर तुम्हारे सवाल में 2n3 का मान दिया हो, जैसे मान लो ये 8 दिया है, और 3n1 का मान न दे करके 1n3 का मान दे दिया है। मान लो बेटा ये 4 दे दिया है और आपसे कहे कि 1n2 बताओ, 1n2 बताओ। इसका मतलब है कि सवाल में तुम्हारा ऐसा हो कि 2n3 बराबर 8 दिया हो, 1n3 बराबर 4 दिया और 1n2 का मान पूछे। तो जैसे ही आप बेटा फार्मूला बनाओगे तो आप एक बार चेक कर लेना कि हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो जरा देखें मान क्या क्या है। तो हमने देखा कि 2n3 का मान हमको दिया है, लेकिन 3n1 का मान नहीं दिया है, बल्कि हमको 1n3 का मान दिया। तुरंत क्या करना है? तो इस लाइन में बेटा दो माध्यम वाला अपवर्तनांक का फार्मूला लगा देना है। दो माध्यमों के लिए जो सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला है वो लगा देना है। तो कैसे करोगे? तो आप लिखोगे भैया कि 1n2 बराबर 1/2n3 गुणे, जरा देखो 3n1 फार्मूला में आया था, लेकिन सवाल में 3n1 का मान न देकर के 1n3 का मान दिया। तो हम यहां दो माध्यम वाला सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला लगा देंगे। तो 3n1 को हम लिख सकते हैं 1/1n3। लिखते हैं कि नहीं भाई? 3n1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/1n3, यानी तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को हम 1/1n3 बेटा लिख सकते हैं। अब जरा देखो, तो ये बेटा 1n2 है, अब जरा देखो, तो यहां पे देखो बेटा फार्मूले में 3n1 आया था, लेकिन सवाल में बेटा 3n1 का मान न दे करके 1n3 का अगर मान दिया है तो हम क्या करेंगे? तो यहां बेटा हम दो माध्यमों का फार्मूला लगा, दो माध्यमों के लिए जो सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला वो लगा देंगे। तो 3n1 को 1n3 कैसे बनाएंगे? 3n1 बराबर होता ही है 1/1n3, तो 3n1 के जगह पर हमने 1/1n3 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो कि बेटा 1 के बटे ये 2n3 है बटे 1n3 है, मतलब ऊपर का पूर्णांक है नीचे का भिन्न है, और जब पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है मेरा बच्चा तो हर पलट करके ऊपर चला जाता है। तो इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर ये 1n3 ऊपर चला जाएगा और 2n3 का 2n3 नीचे बचेगा। अब ये बन गया मेरा बच्चा आपका फार्मूला। अब बड़े आराम से आप 1n2 का मान निकाल सकते हैं। जैसे निकालेंगे तो ये 4, 1n3 का मान 4 और 2n3 का मान अगर 8 दिया है तो 4/8 होगा, तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 अपवर्तनांक आ जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार बेटा इसी प्रकार आपको क्या करना है? इसी प्रकार मेरा बच्चा क्या करना है? अगर आपसे मान लो 2n3 का मान पूछे, इसी प्रकार क्या करना है? अगर बेटा आपसे 2n3 पूछे, क्या पूछे? 2n3 का पूछे, तो जरा देखो मेरा बच्चा, जब 2n3 पूछेगा तो ये दोनों 2n3 के साथ गुणा में इस साइड 1 के पास आएंगे तो भाग हो जाएंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/1n2 और गुणे 3n1। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? 1 बटे क्या हो जाएगा? 1n2 और गुणे 3n1, ऐसे बन जाएगा मेरा फार्मूला। या मान लो किसी सवाल में आपसे 3n1 का मान पूछे, तो 3n1 का मान अगर मेरा बच्चा पूछेगा तो 3n1 के साथ 1n2 और 2n3 गुणा में है और 1 के पास जाएगा मेरा बच्चा तो भाग हो जाएगा। आप लिखेंगे 1n2 और गुणे 2n3, ठीक है।
अब वही नियम सब में लागू कर देना। अगर मान लो 1n2 का मान दिया और 2n3 का मान ना दे करके 3n2 का मान दिया तो पलट देना, आप दो माध्यम का फार्मूला लगा देना। ठीक है, और एक फार्मूला बेटा और बचा है, अभी उसको बताएंगे पहले। अब जरा देखो, अब जरा देखो इसी सवाल में, इसी टाइप के सवाल में देखो बेटा, मान लो ये जो हमने तो 1 2 3 करके आपको समझाया है, अगर कुछ ऐसा हो, यानी पहला माध्यम तुम्हारा एयर हो, वायु हो, और दूसरा माध्यम बेटा तुम्हारा ग्लास हो, और तीसरा माध्यम तुम्हारा जल हो, ऐसा अगर हो, ऐसा माध्यम दिया हो, वायु दिया हो, कांच दिया हो और जल दिया हो, और आपको 3 माध्यमों का फार्मूला बनाना है, तो आप क्या करेंगे? हमने क्या बताया है? पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला। ध्यान देना, अगर सवाल में तुम्हारा पहला माध्यम वायु कह रहा है तो ए लिखिए आप, दूसरा माध्यम कांच कर रहा है तो जी लिखिए आप, तीसरा माध्यम अगर जल कर रहा है तो डब्ल्यू लिखिए। और फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखो मेरा बच्चा, पहला दूसरा तो आप लिखेंगे ए एन जी, फिर दूसरा तीसरा तो लिखेंगे जी एन डब्ल्यू, और गुड़े तीसरा पहला तो लिखेंगे मेरा बच्चा डब्ल्यू एन ए, और बराबर लिख देंगे 1, और आपका बन गया फार्मूला। अब जरा देखना, अगर आपसे बेटा ए एन जी का मान पूछेगा, ए एन जी का मान पूछेगा तो ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/जी एन डब्ल्यू गुड़े डब्ल्यू एन ए। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर आपसे एएनजी का मान पूछेगा, एएनजी का मान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मेरा बच्चा 1/जी एन डब्ल्यू और गुड़े डब्ल्यू एन ए, बन गया फार्मूला। ऐसे ही बेटा अगर आपसे जी एन डब्ल्यू पूछेगा, या जी एन डब्ल्यू पूछेगा, जी एन डब्ल्यू पूछेगा, जी एन डब्ल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे? जी एन डब्ल्यू पूछेगा तो ए एन जी और गुड़े डब्ल्यू एन ए लिख देंगे। या अगर आपसे पूछ दिया, तो अगर आपसे बेटा डब्ल्यू एन ए पूछ दिया, डब्ल्यू एन ए पूछ दिया तो आप लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे बेटा? ए एन जी, ए एन जी और गुड़े गुड़े जी एन डब्ल्यू, गुड़े जी एन डब्ल्यू, बन गया फार्मूला। समझ गए कि नहीं? अगर माध्यम का नाम दिया होगा तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला बराबर 1। अब मान लो बेटा जैसे तुमने ये फार्मूला बनाया है, जैसे तुम्हारे सवाल में जी एन डब्ल्यू का मान दिया है लेकिन डब्ल्यू एन ए का मान ना दे करके ए एन डब्ल्यू का मान दिया है, तो क्या करेंगे? दो माध्यम का फार्मूला लगा देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारे सवाल में मान लो जी एन डब्ल्यू का मान दिया है और डब्ल्यू एन ए का मान ना दे करके ए एन डब्ल्यू का मान दे दिया हो, तब आप सवाल कैसे बनाएंगे? तो डब्ल्यू एन ए की जगह आप लिख सकते हैं 1/ए एन डब्ल्यू। इस तरह से आप दो माध्यम के सापेक्ष अपर्तनांक का फार्मूला लगा करके कोई भी सवाल बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। एक फार्मूला इसका और है जिससे आपका काम चलने लगेगा बच्चा, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। चलो इसको हम सेव कर देते हैं बेटा, एड। ठीक है, चलो एक फार्मूला और है। यदि किसी, यदि निर्वात अथवा वायु में, यदि यदि निर्वात, यदि निर्वात अथवा वायु में, यदि निर्वात अथवा वायु में, यदि निर्वात अथवा वायु में, वायु में, यदि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बेटा सी हो,
प्रकाश की चाल सी हो तथा किसी दूसरे तथा किसी अन्य माध्यम में तथा किसी अन्य माध्यम में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक अपवर्तनांक का सूत्र। ध्यान सुनो बेटा, यदि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल हो सी और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो भी। देखो बेटा, निर्वात अथवा वायु में हम लोग प्रकाश की चाल को सी बोलते हैं और निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल फिक्स है, जिसको हम लोग कहते हैं 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो सी का मान होता है वह सी बराबर 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इस निर्वात अथवा वायु के अलावा जो दूसरा माध्यम होता है उसमें हम प्रकाश की चाल को भी बोलते हैं। वो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा निर्वात में होती है और लगभग वायु में भी उतनी होती है, लगभग उससे थोड़ा कम, लेकिन लगभग बराबर माना जाता है। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अगर सी हो और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है बेटा? बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। n बराबर आपका सूत्र हो जाएगा n बराबर साइन आई, सॉरी भैया, n का फार्मूला हो जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, n बराबर c/v। ये हो गया। जहां n क्या है बेटा? n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम का अपवर्तनांक है। और c जो है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है। चाल है जिसका मान 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात C बराबर 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए। और भी क्या है बेटा? भी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम में प्रकाश की चाल है। इतने फार्मूले हैं बेटा। भी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम तुम्हारा कुछ भी हो सकता है निर्वात अथवा वायु के अलावा, जैसे कांच हो, जल हो, द्रव हो, गैस हो, ठोस हो, दुनिया भर का कुछ भी हो वो माध्यम में हो जाएगा, उसको भी कहेंगे। यानी इस सवाल में 3 अक्षर यूज हुए हैं। कभी सी का मान देगा, भी का मान देगा तो एन का मान पूछेगा, एन का मान देगा भी का मान पूछे, भी का मान देगा तो सी का मान पूछेगा, एन का मान देगा सी का मान देगा तो भी का मान पूछेगा। ठीक है ना? तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप जरूर समझ लेना। अब इतने फार्मूले से 10th लेवल का आपका काम हो जाएगा, सवाल सारे लग जाएंगे बेटा। 12th लेवल में होते तो बातें कुछ और होती, लेकिन बस बेटा उतने की ही जरूरत है। तो आपको कितने फार्मूले बताए गए? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, फिर सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में सूत्र, इसके बाद 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, और ये वाला बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल अगर सी हो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है। तो आपको ये प्रमुख फार्मूले बताए गए। पहला फार्मूला देखो बेटा, आप क्या बताया गया था, इसको ध्यान में रख लो। आपको एक बताया गया 1n2 बराबर 1/2n1।
क्या बताया गया बेटा, आपको 1n2 बराबर 1/2n1, एक फार्मूला ये बताया गया, या इसी को हमने लिखा था कि 2n1 बराबर 1/1n2, याद रहना चाहिए। इसके बाद हमने बताया था 1n2 बराबर, हमने बोला था n2/n1, एक तो ये बता दिया था। या अगर 2n1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n1/n2। ये दोनों सापेक्ष अपूर्णांक, ये निरपेक्ष अपूर्णांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को हम लोग कहते हैं 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक। सापेक्ष अपूर्णांक जब रहेगा तो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपूर्णांक होता है वो 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपूर्णांक के बराबर हो जाता है। वही चीज है, अगर 2n1 निकालेंगे तो 1/1n2 हो जाएगा। अगर निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में लिखना है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर, दूसरे माध्यम का दूसरा पहले लेंगे, पहला बाद में लेंगे, तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। या मान लो अगर 2n1 लिखा है दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक के पदों में, तो पहले n1 लेना है, बटे में n2 करना है, तो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक बटे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक। और देखो इसके बाद हमने आपको बताया था 3 माध्यम के लिए फार्मूला। जैसे पहला माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है, तीसरा माध्यम 3 है, तो इसको कैसे 3 माध्यम के लिए कैसे लगाएंगे, पहला दूसरे से, दूसरा पहले तीसरे से, तीसरा पहले से। तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनाया था, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। तो बस बेटा ये ऐसा कर लिया तो सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको 1n2 का मान निकालना है तो 1/, आप लिख देंगे 2n3 गुणे 3n1। या आपको 2n3 का मान निकालना है, 2n3 का मान निकालना है तो 1/, आप लिखेंगे 1n2 और गुणे 3n1। या आपको या आपको बेटा 3n1 का मान निकालना है, या बच्चा मेरा आपको 3n1 का मान निकालना है, 3n1 का मान निकालना है तो आप लिखेंगे 1/1n2 और गुणे 2n3। ये सारे फार्मूले बेटा आपके पास हो चुके हैं। ऐसे ही आप बड़े आराम से सवाल लगा सकते हैं। अब बस ये ध्यान देना कि अगर सवाल में 3n1 की जगह 1n3 का मान दिया है तो 3n1 की जगह आप 1/1n3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेटा, अब प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितने फार्मूले थे बच्चे उतने हमने आपको बता दिए। अब हम आपको लेकर के आएंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल, और सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे वो स्नेल के नियम पे बताएंगे, जैसे जो जो फार्मूला है। और बेटा जो और सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबका बाप है, जो सबका बाप है, उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो सबका बाप है स्नेल का सूत्र बेटा, क्या, स्नेल का सूत्र, इसको तो भूलना मत, स्नेल का सूत्र। स्नेल का सूत्र ये सबको याद रहना चाहिए, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इतना फार्मूला अगर याद है जो स्क्रीन पे लगा हुआ है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं बच्चे कि फार्मूले बस इतने ही हैं। अगर आप इतने समझ गए तो आप इसके न्यूमेरिकल धड़ाधड़ लगा लेंगे। बस इसी के साथ गुड बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है।